Hi students, welcome again to my channel CS Bhasha. We will be today, studying about data structures in pandas data frames. If you have watched my previous video on pandas series, तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब हमारे को डेटा को एक सिंगल कॉलम फॉर्मेट में स्टोर करना होता है तो हम कैसे करते हैं। लेकिन यही डेटा अगर हमारी जैसे CSV फाइल्स के अंदर स्टोर होता है या फिर किसी एक्सेल फाइल के अंदर स्टोर होता है वेयर द डेटा इज इन द फॉर्म ऑफ more than one row and more than one column. So हम डेटा को स्टोर करते हैं in the data frame in the form of a two dimensional array. ओके सो दिस इज व्हाट वील गोन लर्न। सबसे पहले हम इससे पहले कि हम CSV फाइल पे काम करें, पहले हम ये देखते हैं कि हाउ टू कन्वर्ट the data which is stored in the Python object like a list or a dictionary or the dictionary of ND array and all and convert that into a data frame. So let's start with that. So the first thing we're going to study is how to create a data frame from the list, because data frame को create करने के बहुत सारे तरीके होते हैं. सो लिस्ट से क्रिएट करने के लिए इट्स क्वाइट सिंपल. यू आर जस्ट सपोज टू फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे हम इंपोर्ट कर रहे हैं पैंडा सीरीज में भी हमने करा था एस पी डी. एरे मैंने यूज़ नहीं करा है, नमपाई एरे. अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो यू शुड, बिकॉज यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ लिस्ट एंड वन डायमेंशनल एरे. सो और एन डायमेंशनल, बिकॉज एन डी एरेज का मतलब होता है एन डायमेंशनल एरे. अगर आप होमोजीनियस कलेक्शन ऑफ डेटा चाहते हैं तो आप नमपाई यूज़ कर रहे हैं. और अगर आपको जस्ट सिर्फ सिंपल लिस्ट से क्रिएट करना है तो व्हाट आर यू सपोज टू डू? सो जस्ट टेक द ऑब्जेक्ट, जस्ट से दिस pd डॉट डेटा फ्रेम. आपको एक चीज़ याद रखनी है, जैसे जो मैंने आपको सीरीज में भी बताई थी, दैट यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर कि सीरीज का एस कैपिटल है और डेटा फ्रेम में डी और एफ कैपिटल. एंड यू नो पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट इट. देखिए जैसे सीरीज में था बिल्कुल वैसे ही इसके अंदर भी है, एंड इट इज़ क्वाइट सिंपल. सो इफ आई जस्ट प्रिंट, this is how it will going to work. And if I try to execute my program, it will be coming in the form of this, but it's supposed to be showing, I'm sorry, I've printed this, I'm supposed to print this only. सो मैंने एक्चुअली लिस्ट प्रिंट कर दी थी और हमारे को प्रिंट क्या करना है? डेटा फ्रेम. देखिए डेटा फ्रेम के अंदर जैसे मैंने आपको बताया था, इट हैज़ नाउ द इंडेक्स ऑल्सो एंड एट द सेम टाइम इट हैज़ दी कॉलम ऑल्सो. तो कॉलम नंबर इज गिवन बाय डिफॉल्ट. सीरीज में क्या था? कॉलम नंबर नहीं गिवन था आपका, आपकी सिर्फ इंडेक्स वैल्यूज गिवन थी. और क्योंकि पैंडास डेटा फ्रेम के अंदर डेटा रो और कॉलम दोनों फॉर्म में स्टोर होता है, इसीलिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट अगर एक वन डायमेंशनल या आप एक सिंगल लिस्ट ले रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट जो कॉलम का नंबर है दैट विल बी 0. ऑलराइट, so let's see what we have just studied. You're importing the pandas. You can just have a simple list created. By default you will be having the index with the value 0 and 1. Of course we'll just see अगर हमारे को index का value change करना है 0 1 से कोई alphabet में या किसी और number में, तो वो कैसे करते हैं I'll just tell you that. but उससे पहले हम क्या करते हैं कि एक nested list ले लेते हैं. So let us first see that if I have a nested list with me, is there any change in the methodology that I'm supposed to implement? So nested list को इसी को ही convert कर देते हैं. I have this as a list, then I am saying another value is 56 comma 78 comma 90. The third list is 11 comma 34 comma 56. okay, so this is my nested list. बाकी आप देखो मैंने कोई भी change इसके अंदर नहीं करा है. If I'm executing my program, just see how this has been converted. देखिए NaN आपको क्यों नज़र आया यहाँ पे? बिकॉज पहली बात तो आपकी कितनी वैल्यूज़ हैं. फर्स्ट एलिमेंट है नेस्टेड लिस्ट का, सेकंड एलिमेंट है, थर्ड एलिमेंट है. और मैंने आपको बताया था कि जब भी आप डेटा फ्रेम्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं नेस्टेड लिस्ट को, तो आप याद रखिए कि जो एलिमेंट है दैट इज टेकन एज अ फर्स्ट रिकॉर्ड. सो फर्स्ट रिकॉर्ड के अंदर आपकी वैल्यू है 12 13 15 एंड 18. सेकेंड में आपके पास सिर्फ 3 वैल्यूज हैं, सो इट इज फिलिंग इट विद NaN ऑब्वियसली. देन द थर्ड रिकॉर्ड ऑल्सो हैज द फर्स्ट 3 वैल्यूज. देखिए बाय डिफॉल्ट द रोज are given the index number 0 1 2. The columns are given this value. Suppose I would like to change the value of the column and the value of the index also,
Is there any possibility? Yes. So just write index is equal to, give a square bracket. Suppose I want to give the value as n1 comma n2 comma n3. Okay. So when I'm giving, similarly I'll say columns is equal to, give a list, just provide the column value as C1. So you can always have your own values like this, C2 and C3. Okay, so if you just now try to execute it and just see is there any change in the output. All right, so columns passed and has a, okay, because there were 4 column values, so what we did was we just missed giving one more. So we have to be very, very specific about it, how many number of columns and how many number of records we have. So now if I try to run my program, you will be able to see value 3 columns passed, data has 4 columns. मैंने कॉमा नहीं करा है यहाँ पे, देखिए ये छोटी छोटी गलतियाँ हम लोग मिस कर जाते हैं इन टर्म्स ऑफ सिंगल कोट्स एंड कॉमा एंड ऑल दैट. सो वन हैज़ टू बी वेरी केयरफुल, और जितना हम लिखेंगे उतना ही हमारे को पता रहेगा कि हम कहाँ कौन सी गलती बार बार करते हैं. जनरली अगर आप देखें तो टाइपिंग एरर ज़्यादा हो जाता है. तो आपने देखा दैट इंडेक्स नंबर n1 n2 एंड n3 हमारा यहाँ पे आ गया इन प्लेस ऑफ 0 1 and 2. सिमिलरली कॉलम्स में भी C1, C2, C3 एंड C4 आ गया. बट यू सपोज टू रिमेंबर जितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं आपके उतनी ही इंडेक्स होगी. सिमिलरली जितने नंबर ऑफ कॉलम्स आपके डेटा फ्रेम में हैं उतनी ही वैल्यूज लिस्ट के अंदर होगी. अगर आप कम देते हैं तो अभी आपने देखा एरर जनरेट होता है, ज़्यादा देते हैं तो भी एरर जनरेट होगा. ओके, सो लेट्स क्विकली सी व्हाट वी हैव स्टार्टेड from the nested list. So we have imported the pandas. अच्छा, इसके अंदर हमने nested list में एक string value और एक integer value ले ली. So it's just the same thing. You're doing this, you're having by default index as 0 and this is what our output. अच्छा, इसी के साथ अगर हमारे को कॉलम चेंज करना है या इंडेक्स चेंज करना है तो मैंने अभी आपको जो बताया बिल्कुल एग्जैक्टली इन द सिमिलर मैनर यू विल गोइंग टू हैव द चेंज इन द इंडेक्स नंबर एज वेल एज और द इंडेक्स नेम एज वेल एज द column name. Now let's learn the third method of how to create a data frame from dictionary of ND array. So if suppose I have an array, ओके, सो अब हम इसी को चेंज कर देंगे. सपोज मेरे पास अब हमें डिक्शनरी बनानी है ऑफ एन एरे. सो सपोज हम बच्चों का रिकॉर्ड ही लेते हैं. सो डिक्शनरी ली, इट विल बी हैविंग सम वैल्यू, से द नेम ऑफ अ चाइल्ड, एंड वी नो दैट इन अ डिक्शनरी वी डू हैव अ की एंड अ वैल्यू. सो हमारे को डिक्शनरी ऑफ एनडी array बनाना. दैट मीन्स here it can have multiple values. So if I'm just saying my first name is say Anita, my second name is say Rahul, my third name is say Avi. Okay, and then I'm using a comma, and let me say if they're studying in those respective classes. So I'll just say class, and I am basically having colon, and then say the classes are 11 comma 12 comma 12, and the array is over. So a kind of array has been created along with this one. We have not 3 records are there with respect to this, so I'm just doing the same thing. Let me not use the index, हम index हटा देते हैं अभी for the time being, so that you're able to see how does it look like. Okay, so if I try to execute my program, हमने कहीं पे ब्रैकेट मिस कर दिया है. ओके, सो देयर हैज़ टू बी दिस ओनली. नाउ इफ आई एम ट्राइंग टू एग्जीक्यूट, just see Anita, who is in class 11th, Rahul is in 12th, Avi is in 12th, with the default index numbers have been given, and you can always change the index number just the way I've told you. Similarly, the column name, name and class will automatically. So जब भी हम डेटा को डेटा फ्रेम डिक्शनरी से डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं, हम हमेशा याद रखेंगे कि जो आप की वैल्यू प्रोवाइड करते हैं डिक्शनरी के अंदर, दैट इज टेकन एज द नेम ऑफ द column. Okay, and index if you're providing good enough. If you want to change the index, that is also possible just the way you're doing. ओके, ये एक तरीका है. अब इसी डेटा को अगर मैं एक अलग तरीके से स्टोर करूं, दैट मीन्स इफ आई वांट टू स्टोर the similar data in this format, see list of dictionaries. So if I have a dictionary एक comma another dictionary, because there are 3 records, so let's
let me write the same thing in this particular methodology. So I'll just say name, and I'm giving the first name as Anita, okay, and then comma, so we have class colon 11. Now let me just copy the same thing at 3 different places so that I'm going to have the same data. So let me just have 2 only, नहीं तो आपको देखेगा नहीं second one. Second name हम name change कर देते हैं Tina, and the classes for example 12. ओके सो अब अगर हमारे पास इसका डेटा फ्रेम का नेम चेंज करके बी है. नाउ लेट अस एग्जीक्यूट एंड सी. सो दीज आर बेसिकली 2 डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग द सेम थिंग. रिकॉर्ड हमारा सेम आया है, हमारा आउटपुट सेम आया है, बस आपको इसी चीज को ध्यान में रखना है. अच्छा, अगर सपोज आपने अपने आप की दे दिए है नेम एंड क्लास, एंड आर यू अलाउड टू चेंज द नेम. सो हम क्विकली विल सी दैट डू द सेम थिंग, जस्ट से n1, and I would like to change the name of the column, and n2, and then you try to run your program. So it will be basically changing this, but it will not be showing you the value. So why it is not showing you the value, which is quite obvious, because जब आप डिक्शनरी के थ्रू डेटा देते हैं तो डिक्शनरी के अंदर आप ऑलरेडी की को प्रोवाइड कर रहे हैं with the definition of the dictionary. Okay, so it has the values which are associated with this particular column name or particular key value. So if you're trying to change, it's not giving you any error, but it is not able to relate that this particular column is with respect to which particular data. Therefore it will take the same thing and it's not able to relate, and it will going to show you NaN. So let's see quickly what we have learned from the dictionary of arrays. We have done the same thing. We have taken the data frame, and always remember the key is taken as a column heading and the values are taken as the values under the column. So देखिए, आपकी जो कलर आपने प्रोवाइड किया था और आपने कोड प्रोवाइड किया था वो आपकी कॉलम हेडिंग हो गए, और बाय डिफॉल्ट आपका इंडेक्स हो गया 0 and 1. ऑफ कोर्स आप कॉलम को चेंज नहीं करेंगे, लेकिन आप इंडेक्स वैल्यू को चेंज कर सकते हैं. नाउ a इज इक्वल टू दिस. अगर आपने सेम चीज, सो नाउ द ओनली डिफरेंस बिटवीन दिस डेफिनेशन एंड दिस डेफिनेशन इज दैट द फर्स्ट केस इज बेसिकली a dictionary of ND array, but the second case is a list of dictionaries. So these are the 2 different ways of doing exactly the same thing. Okay, the output will remain same. Now let's see what is a third way of creating a data frame. देखिए, यही हम आगे बहुत बार यूज करने वाले हैं CSV फाइल को. So suppose मैं अगर आपको एक CSV फाइल सर्च करती हूँ, मेरे पास एक CSV फाइल है .csv, and let me just see if I'm able to find that file. Okay, so now just see, this is the file that I have which has a product name, price, quantity, toothbrush and all that. So इस CSV फाइल को data_CSV को हमारे को यूज करना है, and I want to take the data from here and I want to store it into a data frame. So let's see how I'll quickly going to do that. देखिए, हमारे पास डेटा ऑलरेडी है, उसको सिर्फ रीड करने के लिए I just have to say R is equal to read underscore. Of course, it's a pandas function, so I'll say read underscore CSV and just provide the name of the file. What was the name of my file? Data underscore CSV. That's it. It is as simple as that. So now when I'm trying to print it and I'm saying REC and I execute my program, see, it has picked up. So the first row is always picked up as a heading as P name, price and quantity with obviously these values. Okay, so that's that simple. So if I would just like to quickly show you, you're importing the pandas, you're basically reading. This function is a part of pandas module only. You're just printing the record and that's it. Okay, but if you want to create a CSV file from the data frame, then what are you supposed to do? So I'll just quickly have a different kind of data frame and let's see if I want to create a file. सो इसमें हम पुराना डेटा ले लेते हैं, तो मैं ज़रा इसको अंडू करके पुराना डेटा अपना ले लेती हूँ एंड देन वील सी. सो हमारे पास ये वाला डेटा स्टोर था जो हमने यूज़ करा हुआ था, इसमें से एक को हम हटा लेते हैं एंड लेट मी हैव दिस एज A. ओके, आई एम नॉट हैविंग दिस कॉलम.
So now if I have a data in the data frame and I would like to store it into a CSV file, see how simple it is. I'll say this dot to underscore CSV. Just provide the name of the file. So if suppose it's try as the name that I would like to give, then it will going to convert it into a new CSV file, which is to underscore CSV is providing you that it's a function provided by pandas only and the new file is created. Now if I would like to read that file, अच्छा इसके अंदर आपको एक चीज हमेशा याद रखने की जरूरत है कि अगर हम प्रिंट करके, अब सपोज यही डेटा को मैं एक्सट्रैक्ट करती हूँ और लिखती हूँ 2 इज इक्वल टू, तो अब ध्यान से देखिएगा कि मैंने करा क्या, पहले मैंने अपना डेटा फ्रेम से डेटा को डाला फाइल के अंदर, अब उसी फाइल से मैं वापस डेटा ले रही हूँ एक और डेटा फ्रेम के अंदर बाय सेइंग pd डॉट रीड underscore CSV and I'm trying to read the file try. Okay, so I'll just say print t. So now when you try to execute, अब आप यहाँ से ध्यान से देखिए, ये जो हमने फाइल स्टोर करी थी उसमें ये इंडेक्स 2 बार आ रहा है और यहाँ पर ये आ रहा है, बिकॉज जब भी आप डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट इंडेक्स आ जाता है और वो इंडेक्स एज इट इज फाइल के अंदर स्टोर हो रहा है। जब आपने डेटा को फाइल से एक्सट्रैक्ट करके फिर से डेटा फ्रेम में डाला तो एक और इंडेक्स वो क्रिएट कर देता है, और इस सिचुएशन को आपको अवॉइड करने के लिए बस एक छोटा सा काम करना है, वेयर यू विल राइट इंडेक्स इज इक्वल टू false. So when you write index is equal to false, so वो write करते हुए CSV फाइल में इंडेक्स क्रिएट नहीं करेगा, और उसके अलावा आपका आंसर जब आप दोबारा डेटा लेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। Did you see? Now I have not I've just made that false. So जब मैं डेटा एक्सट्रैक्ट कर रही हूँ फाइल से तो मेरी ये प्रॉब्लम नहीं आ रही है। Okay, so to create the CSV file, this is what we have done. We are basically having it, we have used this. So ये चीज़ मैंने यहाँ पर दोबारा से mention भी करी है that the index will appear twice and while creating. So if you just want to avoid that, just say index is equal to false. Okay, now coming to the next important section of data frame. Data frame हमारा ready हो गया है from the different objects of Python or from the file. अब उस data frame से हम डेटा को सिलेक्ट कैसे करेंगे? सो सिलेक्शन करना है, सबसे पहले हम सीधा सिलेक्ट करेंगे, बिकॉज देखिए कॉलम को हम सीधा एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द कॉलम नेम, इट्स एज सिंपल एज। सो वी आर हैविंग दिस टी रेडी विद अस। अब टी के अंदर हमारे पास डेटा है, मुझे सिर्फ सिलेक्ट करना है। उससे पहले मैं एक बार इसको रन करके ये देख लेते हैं कि इसमें कॉलम के नेम्स कौन कौन से, अंदर हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन सी वैल्यूज हैं हमारे पास, और कॉलम का नेम है नेम। सो अगर हमारे को सिलेक्ट क्या करना था, वी वांटेड टू सिलेक्ट वन और मोर मल्टीपल कॉलम। सो इसको सिलेक्ट करने के लिए व्हाट एम आई सपोज टू डू इज, आई एम जस्ट सपोज टू से प्रिंट टी, use a square bracket and just provide the name of the column. See how simple it is. So when you press F5, हमने इसको क्लोज नहीं किया ना, so I'll say F5 and then I will be able to see just the name. Did you see that I've seen the name? So only the name is visible and that's it. अगर इसके अलावा मुझे इसके अंदर सिर्फ क्लास को देखना है, so is it possible? So बिल्कुल सिंपल तरीका है जैसे हम अभी तक करते हुए आ रहे हैं। अच्छा, अगर हमारे को इसमें तो सिर्फ देखिए 2 कॉलम्स हैं, अगर मैं सपोज इसमें 3 कॉलम्स क्रिएट कर देती हूँ और जिसका नाम है परसेंटेज कोलन, एंड आई वांट टू हैव से द वैल्यू एज 78, 56, 90 and I am just running my program. ऑल राइट, सो अब हमारे पास इसमें 3 कॉलम्स हैं लेकिन हमें एक सिलेक्शन, अब मैं आपको ये मैंने इसीलिए क्रिएट करा क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर मैं 2 कॉलम्स सिलेक्ट करूँ इन डिफरेंट ऑर्डर तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू पास इट ऑलवेज एज अ सिंगल पैरामीटर। सो मैंने आप देखा आपने स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने एक छोटी सी लिस्ट के फॉर्म में भेजा कॉमा, एंड इफ आई जस्ट से परसेंटेज, सो आई कैन ऑलवेज एक्सेस
single or multiple columns just like this in my own way, in my own order way. Not necessarily मैं अगर यहाँ पे percentage और बाद में class लिखूंगी, then also it will going to mean exactly the same thing. Okay, so this is what we have just learned. If I'm selecting, I can always select it using a single column name. We can always have multiple column names just the way it is shown. Now if I would like to add a new column, again it is equally easy. ओके, तो हमें कॉलम को देखो, कॉलम को ऐड करने के लिए सेम चीज़ है. हम एक काम कर लेते हैं, हम इसको हटा लेते हैं. हमने रिकॉर्ड बनाया था ना, सो हम फाइल वाला कॉन्सेप्ट अभी हटा देते हैं ताकि हमारे को कुछ कन्फ्यूजन ना हो. एंड वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट REC. ओके, सो दिस इज़ व्हाट वी जस्ट हैड. सिंपल इसी को एक बार ये एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं ताकि हमारा डेटा बिल्कुल ठीक आ रहा है. अच्छा, अब इसके अंदर मुझे कॉलम ऐड करना है से मार्क्स का, टोटल मार्क्स का. सो टोटल मार्क्स को ऐड करने के लिए देखिए, कोई भी डेटा फ्रेम के अंदर अगर आप नया डेटा डालते हैं तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि वो नया डेटा भी डेटा फ्रेम के टाइप से ही जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा. ओके, सो विच मीन्स इफ आई वॉन्ट टू हैव in REC, I would like to add a new data, say T marks. Okay, so T marks क्या है? So I will just going to simply just the way you have been adding. अब हमें क्या वैल्यू ऐड करनी है? मार्क्स ऐड करने हैं. तो मार्क्स अगर हम लिस्ट के फॉर्म में ऐड कर देते हैं, जैसे 78, 67, 90. Okay, so now when you try to again print it and you simply see that this is what we have with us and you will see whether it has been added or not. Okay, देखिए अब हमारी गलती क्या आई है इसके अंदर. हमने pandas has no attribute as, अच्छा फ्रेम, देखिए स्पेलिंग हमने गलत कर दी ना. सो ये छोटी छोटी चीज़ें हमेशा होती हैं, बट इट्स ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस कि आप जितना टाइप करेंगे उतना अच्छा है आपके लिए. अब देखिए टोटल मार्क्स आपके सिंपली आ गए हैं. अब मैं आपको सपोज एक छोटा सा वैसे एग्जांपल देती हूँ विच इज़ नॉट मेकिंग एनी सेंस. इफ आई वांट टू add percentage and total marks, for example, though it is not making any sense, then and I want to create another column. So is it possible? Yes, it is very much possible. So you can perform all the mathematical operations the way you have learned it in series also. So अगर मैंने एक और column लिखा MKS, ओके, एंड देन दिस इज इक्वल टू जस्ट एक्सट्रैक्ट. अगर आपको सिर्फ डेटा को डेटा फ्रेम से ही एक्सट्रैक्ट करना है तो आपको दोबारा उसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. आप सीधा सीधा कॉलम उठाइए और ऐसे लिखिए. सो इफ आई जस्ट से दिस प्लस द परसेंटेज, सो इफ आई से इसकी जगह हम क्या डाल देंगे? परसेंटेज. तो दोनों का क्या निकल जाएगा? सम, और एक और नया कॉलम क्रिएट हो जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा. अब आपने देखा इसको किस तरह से दोनों को ऐड करके आंसर निकल आए. सो व्हेन वी हैव सम डेटा रेडी विद अस, उस डेटा के साथ हम कैसे भी एनालिसिस कर सकते हैं, कैसे भी मैनिपुलेशन कर सकते हैं, अपने हिसाब से एक रिपोर्ट जनरेशन टाइप भी कर सकते हैं. सो for adding a new column, I have just told you, you can always perform the calculations. So that has been explained to you. Now if I would like to delete a column, again delete करना भी उतना ही आसान है जैसे आप लोग डिलीट करते थे ना लिस्ट के अंदर. कोई भी एलिमेंट को अगर आपने डिलीट करना, तो जैसे मैंने अभी REC बनाया, आई जस्ट वॉन्ट टू डिलीट. सो यू जस्ट प्रोवाइड del and simply provide the name and provide which column you would like to delete. So I would like to delete, say for example, T marks. Okay, and then I would like to print the value. So I'll say print REC. So आपने अपना रिकॉर्ड देख लिया, टोटल मार्क्स देख लिए. अब आपको वो टेबल के अंदर डेटा फ्रेम में नहीं चाहिए और अब आप वापस चाहते हैं इसमें. सो कैन यू सी दैट वी हैव मेड द चेंज. इसी तरह से आप del की जगह यहाँ पर पॉप भी यूज़ कर सकते हैं. तो पॉप कैसे होता है आपको पता है अच्छी तरह से कि आप लिखेंगे REC.pop, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट नहीं आएगी, यहाँ पे राउंड ब्रैकेट आएगी, बिकॉज पॉप इज अ function. So it will going to generate the same answer for me. There won't be any difference. So if I just see, we can use del as well as pop. Okay, and the output will be same. Now we'll do exactly the same thing for adding or deleting the rows in a data frame. So first thing we learn is how am I supposed to
select a single row or a multiple row, you're supposed to remember, because देखिए square bracket में जब हम data provide करते हैं, so that is always taken as your key, and key is nothing but a column name. अगर हमारे को row को extract करना है तो index को, that means हमें index को extract करना पड़ेगा. Index को extract करने के लिए हम सीधा सीधा .loc फंक्शन यूज करेंगे ताकि उस LOC से आप रो को डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट कर सके, सिंगल एज वेल एज मल्टीपल रो. जैसे अगर मैंने यहाँ पर प्रिंट करा, प्रिंट करने के बाद इफ आई जस्ट से .loc एंड आई वांट टू एक्सट्रैक्ट रो 2 रोज फॉर एग्जांपल, सो आप बिल्कुल 1 पैरामीटर ही पास करेंगे. सो मैंने लिखा 0,2 एंड नाउ इफ आई ट्राई टू एग्जीक्यूट माई प्रोग्राम, तो आपने देखा 0th रो एंड द second number, the index second. So index can always be provided using .loc and you will be able to extract it this manner. यहाँ पर अगर अब मैं यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट लगाती हूँ, 0,2 की जगह यहाँ पे कोलन लिख देते हैं, ठीक है. तो ये लिस्ट वाला कॉन्सेप्ट नहीं है. यहाँ पर वो क्या करेगा, it will going to take the data starting from the 0th index number going till 2 index number. So if I try to run my program, you will see 0, 1 and 2. Unlike the list में क्या होता था कि अगर हम 0:2 लिखते हैं, जो स्लाइसिंग हम करते हैं, तो 0 और 1 प्रिंट करता है, लेकिन 0:2 ऐसे करेगा. अच्छा, सपोज यही चीज में LOC के बिना करते हैं अगर हम लोग, ओके. सो इफ आई जस्ट से दिस and I don't want to use .loc, now you see the difference. You will be able to see this time the proper slicing is happening and you are able to extract the data just like this. So what we have learned is, for the single row, if you do like this, it will going to display for 0 index, that means the first row. If you're not using .loc, just doing it, it will be doing the slicing and you will be seeing the first 2 records, but in this case you will see the 3 records. So this is how it's basically getting displayed. Similarly, if I would like to add a new row, जैसे हम add करते थे उसके अंदर, लिस्ट के अंदर अपेंड फंक्शन से, बिल्कुल वैसे ही डेटा फ्रेम के अंदर भी हम लोग ऐड करेंगे. अच्छा, इसमें हम क्या करते हैं, इसी ऐड को चेक करने के लिए हम पहले तो ये पॉप वाला कॉन्सेप्ट हटा देते हैं. हमारे पास अगर एक रिकॉर्ड ऐड करना है, तो अभी तक हम सिर्फ इतना देखते हैं कि हमारा जो डेटा फ्रेम है वो कैसे दिखता है. देखिए 0, 1, 2. अब अगर आप बाय डिफॉल्ट डेटा फ्रेम, एक और मैंने आपको बताया था ना कि अगर इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप जब डेटा को डेटा फ्रेम में डाल रहे हैं तो इट शुड बी एडेड एज अनदर डेटा फ्रेम, राइट. सो अगर आप किसी डेटा को डेटा फ्रेम के अंदर डाल रहे हैं तो आप लिखेंगे अपेंड, लेकिन जब आप अपेंड फंक्शन यूज करेंगे तो आप प्लीज एज अ डेटा फ्रेम ही डालिए, क्योंकि अगर आप डेटा फ्रेम के थ्रू नहीं डालेंगे तो आप नया इंडेक्स नहीं प्रोवाइड कर सकते. सो इफ आई वांट टू ऐड अनदर वैल्यू एंड आई वुड लाइक टू प्रोवाइड अ नेम बाय सेइंग से, सो हम इसके अंदर we'll do the same thing. Let's have a small list of dictionary. हमने जैसा भी डेटा यहाँ पर स्टोर करा हुआ है, या तो हम ऐसा ही एक डेटा ले लेते हैं. हमारे पास है डिक्शनरी में नेम कोलन से एक नया नाम डाल देते हैं, शालू. ऑल राइट, एंड देन वी हैव क्लास, and then I want to have a class as say 11, and then I want to provide percentage as 78. now अब इसके अंदर ना हम एक काम करेंगे. देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखाना भी चाहती हूँ कि अगर सपोज मैंने इतना ही किया और मैंने इसको एज अ रिकॉर्ड प्रिंट कराया, तो अगर मैंने इसको लिखा प्रिंट REC, तो आई think you will be able to identify a small thing over there. इसमें इसने add, अच्छा append वो डायरेक्टली ऐड नहीं करता, तो हम लिखेंगे REC is equal to. अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या चेंजेस होंगे. अब आपने नोट करा यहाँ पर भी 0 इंडेक्स था और यहाँ पर भी 0 इंडेक्स है. सो बाय डिफॉल्ट इंडेक्स क्या प्रोवाइड कर देता है, वो 0. सो इसी चीज़ को अगर आपको चेंज करना है
तो आप क्या एग्जैक्टली करोगे, आप इसके अंदर प्रोवाइड करोगे कॉमा इंडेक्स इज इक्वल टू 4। इफ यू विल गोइंग टू डू दैट, तो आपके पास एक पॉसिबिलिटी हो जाएगी नया रिकॉर्ड विद द न्यू इंडेक्स। ओके, सो यहां से इसीलिए आप इसको, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे इसको डेटा फ्रेम के थ्रू तो आपका रिकॉर्ड तो इंसर्ट हो जाएगा, लेकिन आप इंडेक्स अपनी मर्जी से प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। सो दैट इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। नाउ इफ आई जस्ट वांट टू quickly tell you what has been done, this is what we have just done. You can always provide the index and you can print it. Similarly, you want to delete the row, again it's equally simple. Just in the same example, if suppose I would like to delete the first record, so I'll simply say rec dot drop and provide 0. Okay, now when you do that and you again print rec, अब मैं छोटी छोटी चीज़ें आपको इसलिए बताना चाह रही हूँ कि देखिए फ़र्क क्या होता है। जब भी आप अपेंड यूज़ करते हैं तो वो सिर्फ आपको प्रिंट करके दिखाता है, आपको एक्चुअल डेटा फ्रेम को चेंज नहीं करता है। इसी तरह से अगर आप ड्रॉप भी कर रहे हैं तो एक्चुअल डेटा फ्रेम चेंज नहीं कर रहा है। अगर आपको एक्चुअल डेटा फ्रेम को चेंज करना है तो आपको हमेशा ये वैल्यू डेटा फ्रेम में डालनी पड़ेगी। अब आप देखिए 0th इंडेक्स डिलीट हो चुका है इन द लास्ट केस, यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अगर आपको मल्टीपल डेटा फ्रेम्स के अंदर मतलब मल्टीपल डेटा डिलीट करना है, सपोज 0,3 डिलीट करना है, तो आप उसको एज अ सिंगल पैरामीटर इन द फॉर्म ऑफ द लिस्ट इज व्हाट यू विल गोइंग टू सेंड। नाउ जस्ट एग्जीक्यूट योर प्रोग्राम एंड यू विल सी दैट, देखिए हमने कोई एक छोटी सी गलती कर दी है। अच्छा, 3 इज नॉट इवन एग्जिस्टिंग। ओके, सो वी हैव 4 बिकॉज हमारे इसमें कोई इंडेक्स 3 नहीं था। Therefore, now you see I am only left with 1 and 2. So again, as I said, जितना हम प्रैक्टिस करते रहेंगे उतना हमारे लिए भी कंफर्टेबल होगा और उतना ही हम लोग चीज़ें देख पाएंगे, राइट? सो नाउ लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, कंडीशनल सर्च। देखिए कंडीशनल सर्च में क्या होता है कि सपोज मुझे वो बच्चों का रिकॉर्ड देखना है जिनका परसेंटेज जो है एक पर्टिकुलर नंबर से ज़्यादा है या जो सिर्फ 11th क्लास में है, तो हम कैसे देखेंगे? तो एक छोटा सा इसका मेथड भी बहुत सिंपल है पाइथन के अंदर पैंडा से। तो हम इसी के अंदर ना क्या करते हैं, हम कुछ भी चीज़ ड्रॉप नहीं करेंगे, हम इसको हटा देते हैं। मार्क्स हो गया, प्रिंट हो गया, हमने अपेंड कर दिया। नाउ आई डोंट वांट टू ड्रॉप एनीथिंग, सो लेट अस जस्ट सी दिस। आई वुड जस्ट लाइक टू शो समथिंग एंड आई विल से प्रिंट rec की कौन सी वैल्यू। सो आई सिंपली से rec डॉट व्हाट इज द नेम ऑफ द just see what I've done. I've taken the object, the panda object, and I've extracted its column value. So those who are in class 11, their values will be displayed. So when I say function f5 and I would like to see that, देखिए मैंने कहीं फिर से is equal to okay, so because I'm doing the comparison, so अब देखिए मेरे पास सिर्फ 11 क्लास का डेटा आया है। अच्छा, इसके साथ क्या एक्चुअल में रिकॉर्ड चेंज हुआ है? सो नाउ इफ आई ट्राई टू से प्रिंट rec, इज इट एक्चुअली चेंज्ड? इट इज नॉट एक्चुअली चेंज्ड। ओके, सो आपका डेटा ओरिजिनली इंटैक्ट है, लेकिन आप कंडीशनल सर्च कर सकते हैं। ओके, so now if I would like to rename a column or the index in a data frame, again it is equally simple, जो मैं आपको यहीं बता दूंगी through this slide. So just use a rename function. एक rename function से आप कॉलम का नाम भी चेंज कर सकते हैं और आप इंडेक्स का नंबर या नेम भी चेंज कर सकते हैं। आपको सिर्फ उस डेटा को इन द फॉर्म ऑफ अ डिक्शनरी प्रोवाइड करना है, बिकॉज आप जब रीनेम यूज कर रहे हैं तो आप पुराना नाम मतलब की का नाम दे रहे हैं और नई की का नाम दे रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, रीनेम कॉलम्स इज इक्वल टू डिक्शनरी के अंदर प्रोवाइड करिए। सो पुराना नेम विद न्यू नेम, सिमिलरली इंडेक्स पुराना नंबर विद न्यू नेम। बट एक इसमें आपको एक चीज याद रखनी है कि अगर आपको ये चेंजेस रिफ्लेक्ट बैक करने हैं तो या तो आप लिखेंगे rec इज इक्वल टू rec डॉट रीनेम, लेकिन अगर वो रिफ्लेक्ट बैक नहीं हो रहे हैं तो आप ये वाला पैरामीटर करेंगे विच सेज इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू, विच मीन्स इन एक्चुअल प्लेस वेर एवर इज अ डेटा फ्रेम, वॉट एवर चेंजेस यू आर एक्चुअली आस्किंग फॉर,
must be reflected back. So if it is reflected back, you will be able to see this in the table itself. Okay, so you will be seeing that कहाँ अगर यहाँ पे नेम जो स्मॉल लेटर्स में था वो किस में कन्वर्ट हो गया है, कैपिटल में. परसेंटेज किस में थी वो किस में कन्वर्ट हो गई है, कैपिटल में. अगर आप इसको क्विकली देखना भी चाहते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि हमारे पास नेम का डेटा है. सो इफ आई जस्ट सिंपली सी REC. ओके, सो आपको सिर्फ कॉलम्स इज इक्वल टू, आप बेसिकली डिक्शनरी के फॉर्म में डेटा डाल रहे हैं, तो जब आप डिक्शनरी के फॉर्म में डेटा डालेंगे बताएंगे. सो इसके अंदर आपके पास जो डेटा आया, कॉलम्स इज इक्वल टू जैसे हमारा था नेम, इसको सिर्फ आपने कन्वर्ट करना है नेम में, और मैं और कोई भी चेंज नहीं कर रही हूँ. सो इफ आई जस्ट से, बट यहाँ पर इफ आई ओनली प्रोवाइड वन मोर थिंग, इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू. ओके, नाउ इफ आई ट्राई टू प्रिंट REC. So if I would like to execute my program, so अब आप देखिए, ये देखिए नेम कैपिटल लेटर्स में आ गया है. Okay, so that's what I wanted to tell you, and I think it's quite clear through this. So rename has been done, children. एक और फंक्शन है हेड और टेल. अगर ये तो आपको याद हो तो हमने सीरीज़ में भी किया था, तो आपको बस ये मैं क्विकली रिवाइज ही करा देती हूँ कि अगर आप फर्स्ट 5 रिकॉर्ड्स, आपकी सपोज डेटा फ्रेम में बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं और आपको सिर्फ इनिशियल 5 रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करने, यू विल यूज़ हेड or you will use tail to display the last 5 records if you are not providing a parameter to it. but अगर आप इसके अंदर प्रोवाइड करते हैं पैरामीटर, मतलब n की वैल्यू, तो वो उतने ही नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टॉप दिखाएगा. सो हेड का मतलब होता है टॉप से दिखाइए, टेल का मतलब होता है बॉटम से दिखाइए, ऑर्डर सेम रहेगा. सो इफ यू प्रोवाइडिंग द वैल्यू n, you will be able to see the value accordingly. otherwise, अब जैसे इसके अंदर ये हेड है, आपने 2 रिकॉर्ड्स दिखाए, और सो जबकि 3 रिकॉर्ड्स है इसके अंदर, तो फर्स्ट और सेकंड. अगर इसमें आपने सिर्फ लास्ट रिकॉर्ड मांगा तो ओनली द लास्ट वैल्यू विच वाज येलो विद द कोड 13, दैट इज एक्सप्लेन. सो आई थिंक आई वाज एबल टू make you explain the concept, the initial part of data frame. In the next video, I will continue with some more functions related to the data frame in terms of concatenation or in terms of merging. So children, if you like my video, please press the like button, and yes, if you have any queries, do write under the comment section. I'll try to resolve your queries, and please share the video also if you like. Thank you so much.